Hello kids, welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start chapter 3 of your English book, that is Oliver Learn a New Game. This chapter is only a small part of the novel Oliver Twist, written by Charles Dickens. So let's start. Answer this question. What do you think is happening in this illustration? इस illustration में, इस चित्र में क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है या क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि एक व्यक्ति खड़े हैं और दूसरा उनके जेब से उनका पर्स निकाल रहा है। Which word is commonly used for describing what is happening in this illustration? जो इस इलस्ट्रेशन, इस चित्र में जो दिख रहा है आपको, इसको क्या कहा जाता है? कॉमनली इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? तो बिना कहे पूछे अगर किसी के जेब से कोई उनका पर्स निकाल लेता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे पिक पॉकेट कहा जाता है, या इसको हम कहते हैं जेब कतरा। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको जेब कतरा कहते हैं। और इस जो ये कर रहा है उसको हम कहते हैं पॉकेट मारी करना। ठीक है। डू यू थिंक वॉट इज़ हैपनिंग इज़ राइट, वाई और वाई नॉट? जो कुछ भी यहाँ हो रहा है क्या ये सही है? अगर नहीं है तो क्यों? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों, क्योंकि बिना किसी के कहे पूछे उनके जेब से उनका पर्स निकाल लेना ये बहुत गंदी बात होती है और ये एक तरह का अपराध भी है। बिफोर यू रीड द स्टोरी यहाँ हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर स्टोरी से पहले यहाँ हमें कुछ पढ़ना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर इस स्टोरी में हम किस बारे में पढ़ रहे हैं और किसके बारे में है। उसकी स्टार्टिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Oliver Twist was a little orphan boy who grew up in orphanage in England. When he was 9 years old, he was shifted to workhouse, where he was given the task of picking and weaving oakum. The children at the workhouse had to work very hard, but they survived on very little food. One day, Oliver dared to ask for more gruel at mealtime. This was not taken well by the people who run the workhouse. As a result, he has sent away to work for Mr. Sorbery, an undertaker. One day, Noah, an apprentice, insulted Oliver's mother and they got into a fight. Mrs. Sorbery took Noah's side and helped him beat Oliver. He carried in his room that night and decided to run away. On this way to London, he met a boy named Artful Dozer, a pickpocket. He provided Oliver with food and told him of an old gentleman in London who would give him food and shelter and ask for nothing in return. An innocent Oliver follows Dozer to the old gentleman's residence. तो देखिए, ओलिवर ट्विस्ट एक अनाथ लड़का होता है जो कि इंग्लैंड के एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा होता है। जब वो 9 साल का हो जाता है तब उसे एक वर्क हाउस में भेजा जाता है। और जो वर्क हाउस है इसका हिंदी मीनिंग है कार्यशाला, और इंग्लिश में वर्क हाउस मीन्स अ पब्लिक institution in which poor children of a small district receive food and lodging in return for work। यानी कि एक ऐसी सार्वजनिक संस्थान है जहाँ की छोटे डिस्ट्रिक्ट के गरीब बच्चों को रहना और खाना प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन बदले में उनसे काम कराया जाता है या उनसे काम लिया जाता है। तो यहीं इस वर्क हाउस में ओलिवर को ओकम उठाने और बुनने का काम दिया गया था। ओकम मीन्स लूज फाइबर ऑब्टेन बाय अनट्विस्टिंग ओल्ड रोप। यानी कि ओकम क्या होता है? इसे हम कहते हैं मोटा सन। बहुत जो पटसन होता है जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बोरी वगैरह बनाए जाते हैं या उनसे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, तो इसी को हम कहते हैं ओकम। तो ये मोटा सन होता है। सन एक प्रकार का फाइबर होता है जिसे ट्विस्ट करके उनसे रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं और बोरी वगैरह भी बनाए जाते हैं। आपने रस्सी तो देखी ही होंगी। तो वो बुना या ट्विस्ट करने के बाद का स्टेज है जो रस्सी आपने देखी है, उसके पहले वो ढेर के रूप में होता है। तो
यही ट्विस्ट करने का काम ओलिवर वर्कहाउस में करता था। जो बच्चे वर्कहाउस में काम करते थे उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था और पेट भरकर उन्हें खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन क्या होता है कि ओलिवर ने हिम्मत करके खाने के समय पे थोड़ा और ग्रुएल मांग लेता है। ग्रुएल क्या होता है? ग्रुएल मीन्स होता है अ थिन लिक्विड मेड ऑफ ओटमील बॉइल्ड इन मिल्क और वाटर। तो जिस तरह से हमारे यहाँ दलिया बनता है ना दूध में या पानी में, हम उसे उबाल कर बनाते हैं, तो उसी तरह का वहाँ पर एक खाना होता है जिसे हम ग्रुएल कहते हैं। तो ये जो ओलिवर होता है उसका पेट नहीं भरता है और वो थोड़ा सा और दलिया मांग लेता है। तो जो वहाँ पे वर्क हाउस जो चलाते थे उन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ होता है कि ओलिवर को मिस्टर सोवरबेरी, जो कि एक अंडरटेकर होते हैं, अंडरटेकर, यहाँ पे अंडरटेकर का मतलब क्या है? अ पर्सन मेक्स अरेंजमेंट फॉर फ्यूनरल, यानी जो व्यक्ति अंतिम संस्कार की व्यवस्था वगैरह करता है, फ्यूनरल की व्यवस्था करता है, जैसे कोई जिसकी डेथ हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार की जो व्यवस्था करता है उसको यहाँ पे अंडरटेकर कहते हैं। तो इसे ओलिवर को उनके पास भेज दिया जाता है काम करने के लिए। तो वहाँ पे जो नोआ है वो अप्रेंटिस यानी कि सोवरबेरी का वो एक चेला होता है, ठीक है। तो जो ओलिवर है उसकी माँ को इस नोआ ने कुछ अपमानजनक शब्द कह दिया होता है। उसके बाद ओलिवर में और नोआ में काफ़ी लड़ाई हो जाती है। तब जो मिसेस सोवरबेरी हैं वो नोआ का साथ देती हैं और ओलिवर को बहुत पिटवाती हैं, या जब नोआ उसकी पिटाई कर रहा होता है ओलिवर की, तो वो उसका साथ देती हैं और उसकी मदद करती हैं। तब क्या होता है कि उस रात जब ओलिवर को उसके कमरे में लाया जाता है, उसके बाद जब कमरे में आ जाता है ओलिवर, तो उसी रात वो डिसाइड कर लेता है कि मैं अब यहाँ से भाग जाऊँगा। वो फैसला कर लेता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और अगले दिन वो लंदन जाने लगता है। तब क्या होता है, लंदन जाने के रास्ते में वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है आर्टफुल डोजर, जो कि एक पिक पॉकेट होता है, यानी कि पॉकेट मार होता है, जेब कतरा होता है, ठीक है। लेकिन ये बात ओलिवर को तो पता ही नहीं था। वो पिक पॉकेट जो होता है, पिक पॉकेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पर्सन हु स्टील्स फ्रॉम पीपल्स पॉकेट, जो दूसरे के पॉकेट से चोरी करता हो उसे पिक पॉकेट कहते हैं। तो उसने क्या किया, ओलिवर को खाना खिलाया और उससे बोला कि लंदन में एक ऐसे जेंटलमैन हैं जो उसे भोजन, रहने के लिए घर यानी आश्रय भी देंगे और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ओलिवर तो बहुत ही मासूम था, तो मासूम ओलिवर डोजर की बातों में आ जाता है और जेंटलमैन के घर चला जाता है। चलिए अब हम स्टोरी में आगे पढ़ेंगे। Now let us read the story to find out about the game that Oliver learns. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में और पता लगाएंगे कि ओलिवर वो कौन सा गेम सीखता है, ठीक है। It was late next morning when Oliver awoke from a sound long sleep. There was no other person in the room but the old man Fagin, who has boiling some coffee in a saucepan for breakfast. Although Oliver had woken himself up, he was not thoroughly awake. He saw the old man with his half-closed eyes. When the coffee was done, the man turned around and looked at Oliver and called him by his name. He did not answer and was to all appearances asleep. अगली सुबह काफ़ी लेट हो गई थी जब ओलिवर जगा। फ्रॉम अ साउंड लॉन्ग स्लीप, एक गहरी और लंबी नींद के बाद। देयर वॉज नो अदर पर्सन इन द रूम, कोई और दूसरा व्यक्ति उस रूम में नहीं था, बट द ओल्ड मैन फैगिन हु वॉज बॉइलिंग सम कॉफ़ी इन ए सॉसपेन फॉर ब्रेकफास्ट,
एक बूढ़े व्यक्ति फैगन को छोड़कर जो कि सॉसपेन में अपने ब्रेकफास्ट के लिए कॉफ़ी उबाल रहे थे। ऑल्दो ऑलिवर हैड वोकन हिमसेल्फ अप, ऑलिवर अपने आप को यद्यपि की जगाने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज नॉट थ्रूली अवॉक, लेकिन वो पूर्णतः जगा हुआ नहीं था। ही सॉ द मैन विथ हिज हाफ क्लोज आइज, उसने उस आदमी को, उस व्यक्ति को जो कि कॉफ़ी बना रहे थे अपने लिए, उनको अपनी अधखुली आंखों से वो देखता है। व्हेन द कॉफ़ी वॉज डन, जब कॉफ़ी बन गई, द मैन टर्न, आदमी मुड़ा, व्यक्ति जो बूढ़े आदमी थे वो मुड़े, अराउंड एंड लुक्ड एट ओलिवर, और मुड़कर उन्होंने ओलिवर की तरफ देखा, एंड कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, और उसको उसके नाम से बुलाया, ओलिवर के नाम से बुलाया। ही डिड नॉट आंसर, ओलिवर ने कोई जवाब नहीं दिया, एंड वॉज टू ऑल अपीयरेंसेस asleep, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जैसे अभी तक सो रहा है। आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट ओलिवर वॉज asleep, अपने आप को संतुष्ट करने के बाद, अपने आप को आश्वस्त करने के बाद कि ओलिवर अभी तक सो रहा है, द मैन स्टेप जेंटली टू द डोर, इसके बाद वो व्यक्ति धीरे से, बड़े ही आराम से वो दरवाजे तक जाता है, विच ही क्लोज फिर्मली, जिसे कि उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ बंद कर रखा था। ही देन ड्रू फ्रॉम सम ट्रैप इन द फ्लोर, इसके बाद उन्होंने फ्लोर पे एक जाल सा कुछ निकाला, अ स्मॉल बॉक्स, जिसके अंदर एक स्मॉल बॉक्स था, विच ही प्लेस्ड केयरफुली ऑन द टेबल, और उस बॉक्स को निकालकर उन्होंने बड़े ही इत्मीनान से, बहुत ही सावधानी के साथ उन्होंने टेबल पे, मेज पे रखा। His eyes twinkled as he raised the lid and looked in. उनकी आंखें चमचमा उठीं जब उन्होंने उस बॉक्स का ढक्कन खोला और उसके अंदर देखा। Dragging an old chair on the table, टेबल के नज़दीक उन्होंने एक पुराने चेयर को, पुरानी कुर्सी को खींचकर लाए। He sat down, और उसके ऊपर बैठ गए, and took from the box a magnificent gold watch sparkling with jewels. इसके बाद उन्होंने एक शानदार सोने की घड़ी ली जो कि रत्नों से जगमगा रहा था। Then he deposited the watch in its place of safety. इसके बाद उन्होंने उस घड़ी को उसके सुरक्षित स्थान पर रख दिया। At half a dozen more were drawn forth from the same box, one by one, and examined with equal pleasure, besides rings, bracelets, and other articles of jewelry of such magnificent materials and costly workmanship that Oliver had no idea even of their names. लगभग आधे दर्जन से भी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने उसी सेम बॉक्स में से निकाली, एक एक करके उन्हें बड़े ध्यान से देखा। इक्वल प्लेजर, यानी एकदम बराबर की खुशी के साथ, यानी कि हर एक चीज़ को देखकर वे एक जैसे ही आनंदित हो रहे थे। उनमें क्या क्या थे? बिसाइड्स रिंग, उनमें अंगूठी के अलावा ब्रेसलेट यानी कंगन था, और बहुत सारे आर्टिकल्स थे ज्वेलरी के, बहुत सारे जेवरात थे। ऑफ सच मैग्निफिसेंट मटेरियल्स, बहुत ही बेशकीमती सामानों की बनी हुई, एंड कॉस्टली वर्कमैनशिप, और उन पे जो कसीदाकारी की हुई थी वो भी काफ़ी महंगी थी। दैट ओलिवर हैड नो आइडिया, जिसको कि ओलिवर को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वो उन रत्नों को, उन ज्वेलरीज को बिल्कुल कभी नहीं देखा था। इवन ऑफ देयर नेम, और ना ही वो उनके नाम जानता था। As the man replaced the item, his bright dark eyes, which had been staring vacantly before him, fell on Oliver's face. The boy's eyes were fixed on his in curiosity. He closed the lid of the box with a loud crash, and laying his hand on the bread knife which was on the table, started furiously up. "What's that?" he said. "What do you watch me for? Why are you awake? What have you seen? Speak out, boy. Quick, quick, for your life." इसके बाद जब उस व्यक्ति ने सभी सामानों को वापस रख दिया, तब उसकी चमकती काली
आंखें जो कि उदासीनता और खालीपन से भरी हुई थी ओलिवर के चेहरे पे जा पड़ती हैं। लड़का यानी कि जो ओलिवर था वो भी बहुत ही मूक और उत्सुकता भरी निगाहों से उसी व्यक्ति को देख रहा था। उस व्यक्ति ने उस बॉक्स को एक बहुत ही जोरदार टक्कर के साथ बंद कर दिया और टेबल पे रखे ब्रेड और चाकू पर अपना हाथ रखकर आग बबूला हो गया, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। What's that? क्या है ये? He said. उसने कहा। What do you watch me for? तुम मुझे किस लिए देख रहे थे? Why are you awoke? तुम क्यों जाग गए? What have you seen? तुमने क्या देखा? Speak out boy. जल्दी बोलो लड़के। Quick quick for your life. जल्दी बोलो जल्दी अपनी लाइफ के लिए। I wasn't able to sleep any longer, sir, replied Oliver meekly. I am very sorry if I have disturbed you, sir. जो ओलिवर है वो बड़ी ही विनम्रता के साथ, मीकली यानी जेंटली या सबमिसिवली, तो बड़ी ही विनम्रता के साथ वो उत्तर देता है और कहता है कि आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई वॉजंट एबल टू स्लीप एनी लॉन्गर। मैं और ज़्यादा देर तक नहीं सो सकता था सर, और मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। You were not awoke an hour ago. तुम तो 1 घंटे पहले जागे हुए नहीं थे, ऐसा वो पूछते हैं। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वो व्यक्ति पूछते हैं कि You were not awoke an hour ago, said the man angrily. वो व्यक्ति गुस्से में पूछते हैं कि तुम 1 घंटे पहले तो नहीं जगे हुए थे। No, no, indeed, replied Oliver. नहीं नहीं, replied Oliver, यानी कि ओलिवर जवाब देता है कि नहीं नहीं, वास्तव में मैं 1 घंटे पहले जगा हुआ नहीं था। Are you sure? cried the man with a still fiercer look than before and a threatening attitude. वो व्यक्ति बहुत ही गुस्से में धमकी भरे आवाज में पूछता है कि क्या तुम सही कह रहे हो? Upon my word, I was not, sir, replied Oliver earnestly. I was not indeed, sir. अपनी बातों पर जोर डालते हुए वो कहता है upon my word. इसकी मीनिंग होती है एन एक्सक्लेमेशन और सरप्राइज और एम्फेसिस। अपनी बातों पर दबाव डालते हुए या जोर डालते हुए वो कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए इनमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल नए हैं और उनकी मीनिंग आपको समझ आए, इसलिए मैंने इसमें पेंसिल से लिख रखा है। आगे देखिए। Did you see any of these pretty things, my dear? said the man, laying his hand upon the box after a short pause. थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति थोड़े से शांत हो जाते हैं और बड़ी ही आराम से विनम्रतापूर्वक यानी थोड़े से प्यार भरी आवाज़ में पूछते हैं, उस बॉक्स पर हाथ रखते हुए कि इसमें जो चीज़ें रखी हुई थी, सुंदर चीज़ें, क्या तुमने उनको देखी हैं? यस सर, रिप्लाइड ओलिवर। तब ओलिवर कहता है कि हाँ मैंने देखी हैं। सेड द मैन टर्निंग रैदर पेल। ओह, वो आदमी कहता है, दे आर माइन ओलिवर, वो मेरे हैं। माई लिटिल प्रॉपर्टी, वो मेरी छोटी सी संपत्ति है। ऑल आई हैव नो लीव अपॉन इन माई ओल्ड एज, उसे मैंने इसलिए कमाया है ताकि मैं अपने बुढ़ापे को अच्छे से काट सकूं। द फॉक्स कॉल मी माइजर माई डियर, वो फिर कहते हैं कि जो लोग हैं वो मुझे माइजर कहते हैं। माइजर का मतलब होता है कंजूस, यानी जिसके पास पैसे तो हों लेकिन वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहता। ए पर्सन हु कीप्स मनी बट डज नॉट लाइक टू स्पेंड इट, जिनके पास पैसे तो होते हैं पर वो उन्हें खर्च नहीं करते, उन्हें कहते हैं माइजर या कंजूस। ओनली अ माइजर, फिर वो जोर डालते हुए कहते हैं कि मुझे लोग कंजूस कहते हैं, केवल कंजूस। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ओलिवर थॉट द ओल्ड जेंटलमैन मस्ट एक्चुअली बी अ माइजर टू लिव इन सच अ डर्टी प्लेस। तब जो ओलिवर है वो सोचता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये सचमुच ही माइजर हैं, सचमुच ही कंजूस हैं, तभी तो वो ऐसी गंदी जगह पे रहते हैं। बट ही ओनली कास्ट अ डिफरेंशियल लुक एट द मैन एंड आस्क्ड
इफ़ ही माइट गेट अप, वो बस उनको रिस्पेक्ट देते हुए, सिर्फ उनको दिखावे के लिए रिस्पेक्ट देता है और रिस्पेक्ट देते हुए पूछता है कि क्या मैं अब यहाँ से उठ जाऊँ। सर्टेनली माई डियर, सर्टेनली रिप्लाइड द ओल्ड जेंटिलमैन। सर्टेनली माई डियर, सर्टेनली रिप्लाइड द ओल्ड जेंटिलमैन। निश्चित रूप से बेटा, निश्चित रूप से, ऐसा वो व्यक्ति, ऐसा वो जेंटिलमैन जो ओल्ड मैन थे, वो कहते हैं। वेट, रुको, देयर से लार्ज जग ऑफ वाटर इन द कॉर्नर ऑफ द डोर, ब्रिंग इट हेयर एंड आई विल गिव यू अ बेसिन टू वॉश इन माई डियर। वो व्यक्ति कहते हैं, वो बूढ़े जो जेंटिलमैन होते हैं वो कहते हैं, लेकिन रुको, वहाँ जो दरवाज़ा है उसके किनारे एक बहुत बड़ा पानी का जग है, उसे उठा लाओ। ब्रिंग इट हेयर, उसे यहाँ ले आओ और तब तक मैं तुम्हें बेसिन दूंगा जिसमें तुम अपना हाथ मुंह धो सकोगे। ऑलिवर गॉट अप, ऑलिवर उठ जाता है। वॉक अक्रॉस द रूम, घर में जाता है, कमरे में जाता है। एंड बेंट फॉर एन इंस्टिंक्ट टू रेज द पिचर, और जैसे ही वो झुकता है उस मटके को उठाने के लिए, उस पानी के बर्तन को उठाने के लिए, व्हेन ही टर्न हिज हेड द बॉक्स वाज गॉन, और जैसे ही वो अपना सर उठाता है और मुड़ता है, तब तक वहाँ से वो बॉक्स गायब हो चुकी होती है। कौन सी बॉक्स? जिसमें वे सारी ज्वेलरी जो रखी हुई थी, उस ओल्ड जेंटलमैन ने जो सारी ज्वेलरी रखी हुई थी, वो बॉक्स वहाँ से गायब हो जाता, वो छुपा देता है। He had secretly washed himself when the dozzer returned, accompanied by a very sprightly young friend who was now introduced to him, a Charles Bates. इसके बाद क्या होता है? He had scarcely washed himself, शायद ही उसने अपने आप को अपना हाथ मुंह धोया होगा या नहाया होगा या जो भी फ्रेश हुआ होगा। When the dozzer returned, तब तक जो डॉजर होता है वो वापस आ जाता है। accompanied by a very sprightly young friend, एक बहुत ही उत्साही, यानी कि बहुत ही जो एनर्जेटिक पर्सन होता है, अपने एक दोस्त के साथ वो वापस आ जाता है। Who was स्प्रिंकली का मतलब होता है बच्चों लाइवली और फुल ऑफ एनर्जी, जिसमें होता है उसको बोलते हैं। तो ऐसे एक दोस्त के साथ, एक ऐसे साथी के साथ डॉजर वापस आ जाता है। स्प्राइटली यंग फ्रेंड हु वाज नाउ इंट्रोड्यूस टू हिम एज चार्ल्स बेट्स, और उसने उसका परिचय, डॉजर ने उसका परिचय उसके नाम से कराया। उसका नाम था चार्ल्स बैट्स। The four sat down to breakfast on the coffee and some hot rolls which the dozzer had brought home in the crown of his hat. इसके बाद वो चारों नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। कॉफ़ी और कुछ हॉट रोल्स होते हैं, गरम रोल्स होते हैं, जो कि डॉजर घर पर लाया था अपने हैट में रख कर। Well, said the man, glancing cunningly at Oliver and addressing himself to the dozzer, I hope you have been at work this morning, my dears. इसके बाद वो जो व्यक्ति है वो कहता है, अच्छा। वो आदमी चालाकी के साथ ओलिवर की तरफ देख रहा होता है और खुद को डोजर को संबोधित करता हुआ कहता है, मुझे आशा है कि तुम दोनों आज सुबह काम पर जरूर गए होगे। हार्ड, रिप्लाइड द डोजर। बिल्कुल, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हाँ बिल्कुल हम गए थे। डोजर ने कहा हाँ कठिन, कठिन यहाँ पे हार्ड का मतलब कठिन, लेकिन उसका मतलब था कि हाँ हम बिल्कुल गए थे। एज नेल्स एडेड चार्ल्स बेट्स, गुड बॉयज सेड द मैन, व्हाट हैव यू गॉट डोजर। इसके बाद कहते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद वो पूछते हैं कि व्हाट हैव यू गॉट डॉजर, डॉजर तुमने क्या पाया या क्या लाए हो। अ कपल ऑफ पॉकेट बुक्स रिप्लाइड दैट यंग जेंटलमैन, वो यंग जेंटलमैन रिप्लाई करते हुए, उत्तर देते हुए कहता है कि एक जोड़ी पॉकेट बुक्स लेकर आया है। पॉकेट बुक्स मीन्स यहाँ पे है वॉलेट, पर्स और हैंड बैग्स। तो वो एक जोड़ी हैंड बैग्स या पर्स लेकर आया होता है।
हैवी इंक्वायर्ड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन पूछते हैं कि क्या वो भारी है? प्रीटी वेल रिप्लाइड द डॉजर, डॉजर कहता है कि नहीं पर बहुत अच्छे हैं। नॉट सो हैवी एज दे माइट बी, इतने भी भारी नहीं हैं जितने की होना चाहिए था, उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस बूढ़े आदमी ने कहा। आफ्टर लुकिंग एट इनसाइड केयरफुली बट वेरी नीट एंड नाइसली मेड, इसके बाद ध्यानपूर्वक उसके अंदर यानी पर्स के अंदर देखते हैं और उसके बाद कहते हैं लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है। और इसके बाद तारीफ़ करते हुए डॉजर की कहते हैं कि बहुत ही चालाक वर्कमैन हो तुम, है ना ओलिवर? ओलिवर से कहते हैं। वेरी इंडीड सर सेड ओलिवर, ओलिवर कहता है कि हाँ सर बिल्कुल। एट विच मिस्टर चार्ल्स बेट्स लाफ्ड अपरोसली, इस पर जो चार्ल्स बेट्स होते हैं वो बहुत ही लाउडली हंसते हैं। अपरोसली का मतलब होता है यहाँ पे लाउडली। वेरी मच टू द अमेजमेंट ऑफ ओलिवर हु सॉ नथिंग टू लाफ एट इन एनीथिंग दैट हैड पास्ड, अब इसमें ओलिवर बहुत ही अमेज हो जाता है, बहुत ही विस्मय हो जाता है, उसको बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसमें ऐसी क्या बात घटी जिस पर कि चार्ल्स बेट को इतनी हंसी आई, क्योंकि वो तो उसे तो पता ही नहीं था कि ये लोग यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड व्हाट हैव यू गॉट माई डियर सेड फैगिन टू चार्ल्स बेट्स, इसके बाद जो फैगिन होते हैं वो चार्ल्स बेट्स से पूछते हैं कि तुम क्या लेकर आए हो? वाइब्स रिप्लाइड मास्टर बेट्स एट द सेम टाइम प्रोड्यूसिंग 4 पॉकेट हैंडकरचीफ्स। वाइब्स यानी वाइब्स का मतलब होता है पोंछने वाला, तो यहाँ पोंछने वाला से मतलब है रुमाल का। तो जो मास्टर बेट्स होते हैं वो कहते हैं कि वो वाइब्स लेकर आए हैं और उसी समय उन्होंने 4 हैंडकरचीफ यानी रुमाल निकाल कर उन्हें दे देते हैं। वेल सेड द मैन इंस्पेक्टिंग दैम क्लोजली, बड़े ही ध्यान से उसका निरीक्षण करते हुए कहते हैं दे आर वेरी गुड वंस, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। वेरी बहुत ही अच्छे। यू हैवेंट मार्क्ड दैम वेल दो चार्ली, so the marks shall be removed with a needle and we will teach Oliver how to do it. Shall we? Oliver a ha ha ha, यानी वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है लेकिन इस पर जो मार्क्स था उसे तुमने अच्छे से नहीं आया। यहाँ पे मार्क्स का मतलब है, मार्क्स मीन्स यहाँ पे है कि अ पर्सन्स इनिशियल्स, यानी रुमाल पर यदि किसी व्यक्ति का नाम या उनके नाम का जो अक्षर अंकित होता है जिसकी वजह से उस रुमाल की पहचान हो सकती है, उसको तुमने नहीं हटाया है तो उसे निडल से हटाना पड़ेगा। और इसे हम ओलिवर को भी सिखाएंगे, है ना ओलिवर? ऐसा कहते वो हा हा करते हैं। इफ़ यू प्लीज़ सर और सेड ओलिवर, ओलिवर कहता है कि अगर आप सिखाएंगे तो मैं ज़रूर सीखूँगा। यू वुड लाइक टू बी एबल to make pocket handkerchief as easy as Charles Bates, wouldn't you my dear, said the man। तब वो आदमी कहते हैं कि क्या तुम भी चार्ल्स बेट्स की तरह आसानी से रुमाल निकालने में सक्षम हो सकोगे ओलिवर? वेरी मच इंडीड इफ़ यू ऑल टीच मी सर रिप्लाइड ओलिवर, तब ओलिवर कहता है कि बहुत जल्दी मैं सीख लूँगा। वेरी मच इंडीड इफ़ यू ऑल टीच मी, अगर आप सभी मुझे सिखाएंगे तो मैं इसे ज़रूर सीख जाऊँगा। When the breakfast was cleared away, the merry old gentleman and the 2 boys played at a very curious and uncommon game, which was performed in this way. The merry old gentleman placing a snuff box in one pocket of his trouser, a note case in the other, and a watch in his waistcoat pocket, with a guard chain round his neck and sticking a mock diamond pin in his shirt, buttoned his coat tight round him and putting his spectacle case and handkerchief in his pocket, trotted up and down the room with a stick in imitation of the manner in which old gentlemen walk about the streets any hour in the day। जब नाश्ता फिनिश हो जाता है तब वो जो बूढ़े जेंटलमैन हैं वो बहुत खुश रहते हैं और वो दोनों लड़के यानी जो डॉजर और चार्ल्स बेट्स होते हैं एक बहुत ही अनकॉमन यानी कि बहुत ही अजीबोगरीब तरह के असामान्य सा गेम खेलते हैं जो कि इस तरह से परफॉर्म किया जाता है।
वो बूढ़ा आदमी जो बहुत खुश थे अपने ट्राउजर से पॉकेट में से एक स्नफ बॉक्स मीन्स अ स्मॉल ऑर्नामेंटल बॉक्स फॉर होल्डिंग स्नफ और पाउडर्ड टोबैको, यानी तंबाकू रखने वाला एक बॉक्स होता है, उसको रखते हैं। एक नोट केस मीन्स यहाँ पे है स्मॉल फ्लैट फोल्डिंग केस और वॉलेट फॉर होल्डिंग बैंक नोट्स, यानी रुपए रखने वाला एक पर्स दूसरी जेब में रखते हैं और वेस्ट कोट के जेब में एक घड़ी रखते हैं। साथ ही गार्ड चेन अपने गले में पहनते हैं। गार्ड चेन क्या होता है? गार्ड चेन मीन्स अ लॉन्ग चेन usually of gold and originally one from which watch and various other objects were suspended, यानी एक ऐसा चेन जो सोने की लंबी चेन होती है और जिसमें घड़ी और अन्य सामानों को बांध कर टाइटली रखा जाता है। और उसी तरह से उसके बाद वो एक छड़ी ले लेते हैं और उसके बाद अपने शर्ट में नकली डायमंड की पिन लगाते हैं और अपने कोट की जेब को टाइटली बंद कर देते हैं। उसके बाद अपने चश्मे के डब्बे को और रुमाल को भी पॉकेट में रखते हैं और घड़ी और छड़ी के साथ वो अपने कमरे में तेज कदमों के साथ चलते हैं, ठीक उसी तरह नकल करते हुए जैसे कि कोई भी जेंटलमैन गलियों में दिन के समय कभी भी घूम रहे होते हैं। Sometime he stopped at the fireplace and sometime at the door, making believe that he was staring with all his might into shop windows. At such times, he would look constantly round him for fear of thieves and would keep slapping all his pockets in turn to see that he hadn't lost anything in such a very funny and natural manner that Oliver laughed till the tears ran down his face. All this time, the two boys followed him closely about, gentleman out of his sight so quickly every time he turned round that it was impossible to follow their motion. At last, the dozer trod upon his toe or ran upon his boot accidentally, while Charlie Bates stumbled up against him behind, and in that one moment they took from him with the most extraordinary rapidity snuff box, note case, watch, guard chain, shirt pin, pocket, handkerchief, even the spectacle case. If the old gentleman felt a hand in any one of his pocket, he cried out where it was, and then the game began all over again. After all, practice makes perfect. तो देखिए, कभी वो फायर प्लेस यानी आग जलाने वाली जगह पे रुकते हैं और कभी दरवाजे पर वो अपनी पूरी क्षमता के साथ दुकानों की खिड़कियों को घूरने का विश्वास दिलाते हैं। उस समय वे अपने चारों ओर लगातार देखते रहते हैं और चोरों के डर से, ताकि चोर उनके सामान को चोरी ना कर ले, वो ऐसा अभिनय करते हुए घूम रहे होते हैं चोरों के डर से, और अपने जेबों को थपथपा कर वो बारी बारी से देखते रहते हैं कि उन्होंने कोई सामान खो तो नहीं दिया, बिल्कुल हास्यास्पद और स्वाभाविक तरीके से। तब जो ओलिवर होता है उसे बहुत तेज हंसी आ जाती है। तब ओलिवर तब तक हंसता रहता है जब तक कि उसके आंसू छलक कर उसके चेहरे पे नहीं आ जाता। इस पूरे समय में वे दोनों लड़के बहुत ही नज़दीकी से उनका अनुसरण करते हैं या उनके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन उनकी नज़रें बचाकर ऐसे बहुत जल्दी जल्दी वो करते हैं, और हर बार जब वो घूमते हैं तो उनका अनुसरण करना इम्पॉसिबल यानी कि असंभव सा हो जाता है। आखिरकार क्या होता है? डॉजर ट्रोड मीन्स, यहाँ पे देखिए ट्रोड मीन्स क्या होता है? स्टेप्ड, यानी डॉजर उनकी पैर की उंगलियों पर चढ़ जाता है और फिर उनके बूट पर अचानक से चढ़ जाता है। तभी चार्ल्स बेट्स क्या करता है? स्टम्बल यानी कि ठोकर मार देता है। स्टम्बल का मतलब यहाँ लिख लीजिए आप, स्टम्बल मीन्स होता है ठोकर मारना। तो जो चार्ल्स बेट्स है वो अचानक से ठोकर मार देता है उन्हें, और पीछे से ठोकर मारने की वजह से क्या होता है कि एक ही क्षण में वो सब कुछ उनसे ले लेते हैं। दोनों वहाँ जाके गिर जाते हैं और वहाँ उनसे सब कुछ ले लेते हैं। बिल्कुल असाधारण तरीके से ये बहुत तेज़ गति के साथ ये सब कुछ घटता है, जिसमें वे स्नफ बॉक्स, नोट केस, वॉच, गार्ड चेन, शर्ट पिन, पॉकेट, हैंडकरचीफ, यहाँ तक कि चश्मे का डब्बा भी वो लोग निकाल लेते हैं।
तभी जो ओल्ड जेंटलमैन हैं अपने हाथों से सभी जेबों को चेक करते हैं, तब चिल्ला पड़ते हैं, कहाँ गया सब, और फिर से गेम शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर और फिर और फिर, क्योंकि जो प्रैक्टिस करने का की जाती है तो इससे क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तब जब हम बार बार किसी काम को करते हैं तो उस बार बार के अभ्यास से क्या हो जाता है, हम निश्चित तौर पे संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, यानी हम निश्चय ही सफल हो जाते हैं, हम परफेक्ट हो जाते हैं। When this game had been played a great many times, a couple of young ladies called to see the young gentleman. The visitors stopped a long time and the conversation took a very lively and enjoyable turn. At length, Charles Bates expressed his opinion that it was time to pat the hoof. This, it occurred to Oliver, must be French for going out, for directly afterwards the Dozer, the Charlie, and the two young ladies went away together, having been kindly provided by the friendly old man with money to spend. तब बहुत बार खेलने के बाद जब गेम ख़त्म हो जाता है तब दो लेडीज़ वहाँ पे बुलाई जाती हैं और दो जो यंग जेंटलमैन जो होते हैं उनके लिए वो बुलाई जाती हैं। और जो ये विजिटर्स होते हैं, यानी जो विजिटर्स, ये दो यंग लेडी आई थी बाहर से, उनको विजिटर्स यहाँ पे कहा गया है। तो जो दो विजिटर्स आते हैं वे काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रुकती हैं और उनकी बातचीत से वहाँ का जो माहौल होता है वो काफ़ी आनंदमय, यानी कि बहुत ही अच्छा वातावरण सा बन जाता है। काफ़ी देर के बाद चार्ल्स बेट्स अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब हमें पैदल घूमने का समय हो गया है। यहाँ पे देखिए, पैड ऑफ हूफ, यहाँ पैड ऑफ हूफ का मतलब होता है, पैड ऑफ हूफ का मतलब होता है यहाँ पे टू ट्रैवल ऑन फुट। तो यानी अब बाहर घूमने, पैदल चलने का समय हो गया है, ऐसा वो कहते हैं। फिर क्या होता है यहाँ देखिए आगे, दिस इट occurred टू ओलिवर मस्ट बी फ्रेंच फॉर गोइंग आउट। ये सब घटित होता है ओलिवर के साथ, और फ्रेंच फॉर गोइंग आउट यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है ताकि वो सब बाहर घूमने जा सकें, घूमने जाने या छुट्टी का समय, ऐसा फ्रेंच यहाँ इसलिए यूज़ हुआ है। तो वे सभी ओलिवर की वजह से घूमने जाते हैं। फॉर डायरेक्टली आफ्टरवर्ड्स, डायरेक्टली वो एक दूसरे के पीछे जाते हैं। द डॉजर, द चार्ली एंड द टू यंग लेडीज़, तो पहले कौन जाता है, डॉजर, फिर उसके पीछे चार्ली, और फिर उनके पीछे वो दो यंग लेडीज़ भी जाती हैं। वेंट अवे टुगेदर, एक साथ सभी जाते हैं। हैविंग बीन काइंडली प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंडली ओल्ड मैन विथ मनी टू स्पेंड, और उन्हें जो ये ओल्ड मैन होते हैं, जो जेंटिल ओल्ड मैन होते हैं, वो उन्हें खर्च करने के लिए पैसे भी देते हैं। देयर माई डियर सेड फागिन, That's a pleasant life, isn't it? They have gone out for the day. कितनी अच्छी है ये जिंदगी। फगिन कहते हैं कि देयर माई डियर, ये सब मेरे प्रिय हैं। सेड फागिन, दैट्स प्लीजेंट लाइफ इजंट इट, कितनी सुहानी है ये जिंदगी, है ना। दे हैव गॉन आउट फॉर द डे, और वे सभी एक दिन के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं। Make them your model, my dear, make them your model. Tapping the fire shawl on the hearth to add force to his words. Do everything they tell you to and take their advice in all matters, especially the dozer, my dear. He will be a great man himself and will make you one too, if you have like him. Is my handkerchief hanging out of my pocket, my dear? Said the man, stopping short. उन्हें अपना आदर्श बनाओ डियर, उन्हें अपना आदर्श बनाओ। मॉडल बनाने का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हम प्रेरित होते हैं और उनकी तरह का ही बनना चाहते हैं। तो यहीं पे ओल्ड मैन जो हैं वो ओलिवर को कहते हैं कि तुम
उन दोनों को अपना आदर्श बनाओ, यानी तुम उन दोनों की तरह बनो। और फायर शॉल मीन्स होता है अ टूल फॉर प्लेसिंग कोल जो होते हैं कोयला, कोल ऑन फायर एंड फॉर रिमूविंग कोल और ऐश। और हर्ष का मतलब होता है यहाँ पे द फ्लोर ऑफ फायर प्लेस। तो यहाँ पे जो फायर प्लेस पे जो आग जल रही होती है वहाँ पे एक टूल की सहायता से जो कोल है उसको ठीक करते हुए वो ऐसा कहते हैं कि तुम उन्हें अपना आदर्श बनाओ। पुराने समय में क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे रूम हीटर वगैरह नहीं थे, तो जो कोल्ड कंट्रीज़ होती थी वहाँ पे लोग फायर जलाते थे और उसकी वजह से वो अपने घर को और अपने आसपास के और अपने आप को गर्म रखते थे। तो वहीं पर ये क्या होता है, आग जल रहा होता है और उसके आँच को, उसके कोयले को ठीक करते हुए वो ऐसा कहते हैं कि तुम उन्हें अपना आदर्श बनाओ। और इसके बाद कहते हैं, अपनी बातों पर जोर डालते हुए कहते हैं कि वो जो बोलते हैं वे सब कुछ तुम करो और हर विषय पर उनका सलाह लो, विशेषकर डॉजर की बातों को। एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा और तुम्हें भी एक बनाएगा। अगर तुम उसी तरह का व्यवहार करोगे तो तुम एक दिन अवश्य ही बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। इसके बाद आई एम इज़ माई हैंडकरचीफ हैंगिंग आउट ऑफ माई पॉकेट। इसके बाद वो कहते हैं कि क्या मेरे पॉकेट से क्या मेरी हैंडकरचीफ जो है वो बाहर लटक रही है प्रिय। सेड द मैन स्टॉपिंग शॉर्ट। थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि ज़रा देखना क्या मेरे जेब से मेरी जो रुमाल है वो क्या बाहर लटक रही है। यस सर सेड ओलिवर। ओलिवर कहता है कि हाँ सर। सी इफ़ यू कैन टेक इट आउट विदाउट माई फीलिंग इट एज यू saw them do when we were at play this morning। इसके बाद वो कहते हैं कि देखो यदि कि तुम इसे ऐसे बाहर निकालो कि तुम, मतलब कहने का उनका मतलब था कि तुम उस रुमाल को ऐसे बाहर निकालो कि मुझे महसूस ना हो जैसा कि तुमने उन्हें करते देखा था जब हम सुबह नाटक कर रहे थे। Oliver held up the bottom of the pocket with one hand as he had seen the dodger hold it, and drew the handkerchief lightly out of it with the other। Oliver क्या करता है कि Oliver held up the bottom of the pocket, पॉकेट के निचले भाग को वो एक हाथ से पकड़ता है विथ वन हैंड, एक हाथ से पॉकेट के निचले हिस्से को पकड़ता है एज ही हैड सीन द डॉजर, जैसा कि उसने डॉजर को करते हुए देखा था। एंड ड्रीव द हैंडकरचीफ लाइटली, और इसके बाद धीरे से अपने दूसरे हाथ से रुमाल को वो निकाल लेता है। इट इज़ गॉन क्राइड द मैन, तब वो आदमी चिल्ला पड़ते हैं कि ये तो चला गया। हेयर्स इट इज़ सर सेड ओलिवर शोइंग इट इन हिज हैंड। इसके बाद ओलिवर उस रुमाल को अपने हाथ से दिखाते हुए कहता है कि ये तो यहाँ है। यू आर ए क्लेवर बॉय माई डियर सेड द प्लेफुल ओल्ड जेंटलमैन पैटिंग ओलिवर ऑन द हेड अप्रूविंगली। इसके बाद वो जो जेंटलमैन होते हैं, ओल्ड जेंटलमैन, वो उस ओलिवर की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत ही चालाक बच्चे हो, तुम तो बहुत चालाक हो। उस प्लेफुल यहाँ यूज़ हुआ है, चालाक का मतलब चतुर, यानी कि उस चतुर व्यक्ति ने उस ओलिवर को कहा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे शाबाशी दी। आई नेवर सॉ अ शार्पर लैड, हियर्स शिलिंग फॉर यू। मैंने आज से पहले इतना शार्प, लैड मीन्स होता है बॉय या लड़का होता है, तो मैंने, या छोटा बच्चा कह लीजिए, आई नेवर सॉ ए शार्पर लैड, मैंने तुम्हारी तरह का तेज बच्चा अभी तक नहीं देखा। हेयर से सीलिंग फॉर यू, लो तुम्हारे लिए ये शिलिंग है। शिलिंग का मतलब यहाँ पे है, शिलिंग मीन्स होता है a unit of money used in Britain until 1971, और वो ओलिवर को देते हैं। तो पैसा होता है जो 1971 के पहले ब्रिटेन में चलता था, उसे शिलिंग कहते हैं। तो उस समय वो शिलिंग यानी पैसा निकाल कर ओलिवर को देते हैं। इफ़ यू गो ऑन इन दिस वे, अगर तुम इसी रास्ते पे चलते रहे, यू विल बी द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द टाइम, तब तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। एंड नाउ कम हियर, और अब यहाँ आओ, एंड आई विल शो यू हाउ टू टेक द मार्क्स आउट ऑफ द हैंडकरचीफ,
और अब यहाँ आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि जो हैंडकरचीफ पे मार्क्स होते हैं उन्हें कैसे हटाया जाता है। ऑलिवर वंडर्ड व्हाट पिकिंग द ओल्ड जेंटलमैन्स पॉकेट इन प्ले, यानी कि जो नाटक में जो जेंटलमैन के जेब से जो कुछ भी निकाला जाता है, हैड टू डू विथ इन चांस ऑफ बीइंग अ ग्रेट मैन, क्या वो कोई चांस हो सकता है ग्रेट मैन बनने का? बट थिंकिंग दैट द मैन बीइंग सो सच his senior must know best, he followed him quietly to the table and was soon deeply involved in his new study. देखिए यहाँ पे ओलिवर बड़ा ही आश्चर्यचकित रह जाता है कि कैसे ओल्ड जेंटलमैन के पॉकेट काटना सीखने से बड़ा आदमी कैसे बना जा सकता है, इसमें बड़ा आदमी बनने वाली कौन सी चांस हो सकती है। फिर वो ये सोचता है कि वो तो अभी बहुत छोटा बच्चा है और जो ओल्ड जेंटलमैन हैं वो तो बहुत बड़े हैं जो ये कह रहे हैं, तो जो ये कह रहे हैं कि ऐसा होता है तो शायद यही सही होगा। फिर वो धीरे धीरे उनके पीछे टेबल तक जाता है और जल्दी ही बहुत लगन के साथ अपने नए अध्ययन से जुड़ जाता है और वो नए गेम को सीखता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये न्यू गेम ओलिवर का कौन सा था। ये न्यू गेम ओलिवर का था पिक पॉकेटिंग, यानी पॉकेट मारी करना, और वो इसे उन लोगों की संगति में सीख जाता है। तो यहाँ देखिए ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। आप इसे दोबारा सुनें, दोबारा पढ़ें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू बच्चों एंड बाय बच्चों।